हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CUET लीट 2022 का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग CUET लीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पेपर जो है पिछले साल का, क्योंकि पिछले ही साल से ये पैटर्न लागू हुआ है कि अब CUET के थ्रू जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं उनको बीटेक में लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपको पता ही है कि मैथ, ग्राफिक्स और जनरल टेस्ट 3 पेपर होते हैं। तो जो ग्राफिक्स का पिछले साल का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि मतलब कैसे प्रश्न आ रहे हैं। कई बार तो आपको पता है कि रिपीटिटिव क्वेश्चन आते हैं, सेम वही क्वेश्चन दोबारा आ जाता है। ऐसा जरूर जो आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसमें निश्चित है कि 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पिछले साल का पेपर आपको जरूर देख लेना चाहिए और एक आइडिया भी लग जाता है ना कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। तो आज हम लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे। आपको पता है कि ग्राफिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करना रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का सही करेंगे तो, और गलत करेंगे तो निगेटिव मार्किंग होता है। टोटल जो 40 आपको करना है उसमें 200 नंबर आपको मिलेंगे। तो ठीक है, 50 रहेगा, 40 ही करना है, तो 40 गुणे 5 करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जो CUET लीट 2023 है इसमें आपको मैथ में 45 क्वेश्चन आएगा, 35 करना रहेगा। ठीक है, तो 35 गुणे 5 करेंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 175 नंबर का मैथ हो गया। ग्राफिक्स में 50 में 40 करना रहेगा, तो 40 गुणे 5 करेंगे तो 200 नंबर का ग्राफिक्स हो गया। और जनरल टेस्ट में 60 में 50 करना है, तो 50 गुणे 5 करेंगे तो 250 नंबर का हो गया। तो 175, 200 और 250, यानी टोटल आपके 625 नंबर का पेपर होगा। और क्वेश्चन कितने करने हैं? 35, 40 और 50, यानी टोटल आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। तो 125 क्वेश्चन टोटल करने हैं। 125 गुणे 5 करेंगे तो 625 आ भी जाएगा। ठीक है, तो 625 नंबर का आपका पेपर होगा। अभी 625 नंबर में 200 नंबर आपका ग्राफिक्स का है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कितना इसका अहम रोल है, और इसमें स्कोर आता भी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। मैंने इसकी पूरी तैयारी जो है ऐप पे करवाई है, उसमें टोटल आपके अभी तक 17 लेक्चर में पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं अभी देने वाला हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब मेरे हिसाब से और भी एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, तो सब मैं आपको बता दूंगा। और 17 में तो पूरा 17 लेक्चर जो मैं बनाया उसमें पूरा एकदम सिलेबस का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मशीन ड्राइंग या जो भी थ्रेड्स वगैरह के बारे में सब कुछ उसमें एकदम कंप्लीट है। और पिछले साल बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था। अधिकांश क्वेश्चन डिट्टो मेरे मतलब मैंने जो पढ़ाया था उससे मैच किया था। ठीक है, तो आप लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो कोर्स है अजय क्लासेज ऐप पर, ऐप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज हम लोग जो 50 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। लेकिन एक बात और, इस 50 क्वेश्चन में केवल 25 क्वेश्चन मैं इस पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगा और 25 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में कराऊंगा। ठीक है, तो आइए आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो देखिए, पिछले साल जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि निम्नलिखित में से किसके सममितीय प्रक्षेपण में 4 केंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। एक बात बता दूं, ये जिस बच्चे का मैं पेपर लिया हूं उसने शायद हिंदी भाषा सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो हिंदी में ही उसका पेपर है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जो लोग इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हिंदी वाला ही है तो मैं अब क्या करूँ, हिंदी वाला ही पेपर है मेरे पास। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से किसके सममितीय प्रक्षेपण में 4 केंद्र विधि का प्रयोग होता है? सममितीय प्रक्षेपण है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, तो किसके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 4 पॉइंट मेथड का प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, वर्ग, दीर्घवृत्त, षष्ठभुज, मतलब स्क्वायर है, इलिप्स है, हेक्सागन है और आपका सर्किल है। तो किसमें 4 केंद्र विधि का प्रयोग होता है, 4 पॉइंट मेथड का प्रयोग होता है? और चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है, मतलब जो अगर पहला ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन ए, दूसरा सही होगा तो ऑप्शन बी, तीसरा सही होगा तो ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, और चौथा सही होगा तो ऑप्शन डी। तो कौन सा मतलब इनमें सही है? ABCD, मतलब इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ये वृत्त। ठीक है, वृत्त इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ये वृत्त होगा, मतलब ऑप्शन डी सही है, चौथा सही है यानी ऑप्शन डी सही है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, वृत्त। तो देखिए क्यों ये हो रहा है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये सब तो पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बाकायदे कोर्स देखना पड़ेगा। देखो यही तो बच्चे गलती करते हैं ना, वो बिना पढ़े चाहते हैं कि क्वेश्चन देख लें, समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता है। पढ़ने का अच्छे से फायदा यही होता है कि जब आप पढ़ लेते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। क्वेश्चन घुमा के फिरा के कैसे भी पूछेगा आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कम ही लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आपको अगर पढ़ना है तो पहले तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए, केवल मैं आज ये दिखा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आया था और क्या सही जवाब होगा। केवल एक तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का। तो ये देखिए,
पिरामिड के सभी त्रिकोणीय तिर्यक पृष्ठ मिलते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से पिरामिड के बारे में बताया था कि पिरामिड में पिरामिड का डिजाइन कैसा होता है, मैंने दिखाया भी था आपको, ठीक है। तो इसमें चारों तरफ कैसे होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज वाले जो ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं ना, ट्राइंगुलर प्लेन्स होते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो वो जो वो पूछ रहा है कि जो त्रिकोणीय तिर्यक पृष्ठ होते हैं, मतलब चारों तरफ जो इंक्लाइंड ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं ना, वो कहाँ मिलते हैं, किनारे पर, केंद्र पर, शीर्ष पर, अक्ष पर। तो जाहिर सी बात है वो सब शीर्ष पे मिलते हैं। पिरामिड में ऊपर शीर्ष होता है, तो सारे जो तिर्यक पृष्ठ होते हैं वो शीर्ष पे जाके मिलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, ठीक है, मतलब सी इसका सही जवाब है। तो ये सब आप जब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको आप कर ले जाएंगे। अच्छा ये देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया था। अभी भी जो वीडियोज में आपको बताया हूँ कि सममितीय लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात क्या होता है। देखिए मतलब आइसोमेट्रिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ है, आपको बताया ना, आइसोमेट्रिक लेंथ थोड़ा सा एक्चुअल लेंथ से कम होता है, तो उसका अनुपात पूछा है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो ये पहला तो गारंटी है नहीं होगा, दूसरा ही होगा, ठीक है, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। तो यही होगा 0.816:1, ठीक है, यही होगा, मतलब इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइसोमेट्रिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ का जो रेशियो होता है वो पूछा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक बेलन का सममितीय प्रक्षेपण बनाया गया है, एक बेलन का सममितीय प्रक्षेपण बनाया गया है, थोड़ा सा हाँ, एक बेलन का सममितीय प्रक्षेपण बनाया गया है, जबकि बेलन अपने वृत्तीय आधार पर HP में है, तो शीर्ष तल दिखाई देगा। तो जाहिर बात है दीर्घवृत्त की तरह दिखाई देगा, ठीक है। बेलन का दीर्घवृत्त की तरह बनता है ना, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं बस आप क्वेश्चन देखते चलिए कि क्या होगा। तो इसका दीर्घवृत्त की तरह होगा, मतलब इसका दूसरा होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए, ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एकदम फिगर दिखा के सब समझाया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो जो लोग ऐप पे पढ़े हुए हैं उनको तो समझ में जल्दी आ जाएगा। ये देखिए इसमें कह रहा है, थोड़ा सा इसको फिगर को अच्छे से देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्न में से जो कथन उपयुक्त लगे उसे पहचानिए। तो पहले तो एक बार फिगर देख लिया जाए। देखो फिगर में साफ दिख रहा है कि एक हेक्सा, देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल पिरामिड है। देखो पिरामिड का निशानी बताइए कि एक जगह जाके मिलता है। तो हेक्सागोनल पिरामिड है, 30 सेंटीमीटर का ये भुजा है, मतलब इसका जो बेस है, इसको बेस बोलते हैं ना। तो ये जो बेस है, बेस का जो साइज है, ठीक है, वो 30 mm होगा, मतलब 30 mm, और ये जो हाइट है वो 60 है, ठीक है। तो इतनी बातें तो क्लियर हो जा रही हैं। अब इसे पूछ क्या रहा है, और ये उल्टा है, ये पिरामिड मतलब उल्टा पिरामिड खड़ा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि आप जो कथन, मतलब नीचे जो कथन लिखा रहेगा उसको आपको देख के पहचानना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो ये देखिए षष्ठभुज प्रिज्म, पहले तो ये प्रिज्म नहीं है, पिरामिड है, ठीक है। तो और लेकिन ये जो है ना, ये जो बाहर से बनाया गया है, ये एक तरह का प्रिज्म है, ठीक है, मतलब एक तरह का क्यूब है जिसमें ये प्रिज्म बनाया हुआ है। तो षष्ठभुज प्रिज्म अपने शीर्ष पर खड़ा है, अपने शीर्ष पर खड़ा है। अच्छा हाँ, तो देखो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे षष्ठभुज प्रिज्म नहीं होगा, षष्ठभुज पिरामिड होगा। देखो हल्का सा क्वेश्चन में भी कभी कभी मिसप्रिंट रहता है, यहाँ पे हेक्सागोनल पिरामिड होगा। तो हेक्सागोनल पिरामिड अपने शीर्ष पे खड़ा है, ये इसका सही जवाब है। ठोस का अक्ष ऊर्ध्वाधर है, हाँ तो अक्ष तो इसका ऊर्ध्वाधर है, ये तो सही है। इसे प्रतिलोम ठोस कहते हैं, ठीक है, मतलब इसे इनवर्स सॉलिड कहेंगे, ठीक है। तो उल्टा तो है ये भी, मतलब ठीक है। और षटभुजीय तल क्षैतिज है, मतलब जो हेक्सागोनल प्लेन है वो क्षैतिज है। तो हेक्सागोनल प्लेन जो है ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो इसमें वैसे तो कई सारे ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखो ये हेक्सागोनल प्रिज्म अपने शीर्ष पे खड़ा है, तो ये प्रिज्म तो है नहीं, ठीक है, ये तो पिरामिड है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठोस का अक्ष ऊर्ध्वाधर है, तो देखो इसका एक्सिस जो है वर्टिकल तो है, ठीक है, तो ये तो सही जवाब है। और इसे इनवर्स ठोस कहेंगे, इंक्लाइंड है, जैसे बात है ये इंक्लाइंड भी है। और षष्ठभुजी तल क्षैतिज है, इसका ये जो तल है ये क्षैतिज है। तो इसमें तो 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं अब मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अच्छा देखो यार यहाँ पे लिखा है कि जो कथन अनुपयुक्त लगे उसे पहचानिए। मैं सोच रहा था कि मुझे लगा उपयुक्त पूछा, अनुपयुक्त मतलब जो रॉन्ग है, अनसुटेबल है, उसे पहचानना है। तो देखो ये पहला जो है ये सेंटेंस आपका अनसुटेबल है, ठीक है। तो ये अपने शीर्ष पे, ये तो पहले बार प्रिज्म नहीं है, और ठीक है, तो ये गलत है। बाकी ये तीनों इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को मैं अच्छे से जो पहले का पढ़ाया हूँ वो आप लोग पढ़े रहेंगे तो तुरंत कैच कर लेंगे। तो इसका पहला जवाब सही है, क्योंकि पूछा है कौन सा वाक्य गलत है, ठीक है, तो पहला गलत है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में सही कथन को, देखो इसमें सही कथन बताना है। तो देखो इसको थोड़ा सा एक बार देख लो। देखो नीचे एक इस तरह का सॉलिड है, उसके ऊपर एक प्रिज्म है। देखो ये प्रिज्म है, पहचानो। ठीक है, प्रिज्म ऊपर नीचे सेम होता है प्रिज्म में। ठीक है, तो ये प्रिज्म है, 25 सेंटीमीटर ऊपर भुजा है और हाइट 70 है। ठीक है, इसकी हाइट 70 है और नीचे 40 का एक और ये बेलनाकार है जिसपे ये खड़ा रखा गया है। तो सही कथन पहचानना है। तो देखो संयुक्त ठोस की वास्तविक ऊंचाई 110 है। अच्छा, वास्तविक ऊंचाई ही पूछ रहा है। तो देखो जोड़ लो ना 70 और 40। हाँ, तो जाहिर बताइए जो कंबाइंड सॉलिड है ये 70 और ये 40, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 110 ही तो आएगा। तो यानी संयुक्त ठोस की वास्तविक, हाँ 110 है, तो यही सही जवाब है। 150 तो है नहीं, 95 है नहीं, 65 है नहीं, तो 110 है। तो यानी यही इसका सही जवाब है। इसका पहला सही होगा, यानी ये सही होगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए कितने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं ग्राफिक्स में। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए ना तो ये बहुत आसान आपका स्कोर दिलवाएगा। ये देखो इसमें चित्र दिया है, दर्शाए गए चित्र में, अब इस चित्र में अब नीचे सेंटेंस पढ़िए। वैसे एक बार चित्र को देख लो। देखो इस तरह का एक आप समझिए कि एक तरह का प्रिज्म है। प्रिज्म में मतलब एक तरह का स्क्वायर प्रिज्म है। प्रिज्म में ऊपर नीचे पॉलीगन होता है ना, और जो पॉलीगन होता है उसी पे इसका नाम रख दिया जाता है। तो जैसे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर पॉलीगन है, और स्क्वायर पॉलीगन के स्क्वायर प्रिज्म के ऊपर आपका क्या रखा हुआ है, एक पिरामिड रखा हुआ है। पिरामिड हेक्सागोनल है। ठीक है, तो हेक्सागोनल पिरामिड मैंने षष्ठभुजाकार पिरामिड रखा हुआ है इसके ऊपर। तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब कौन सा जवाब आपका सही है। तो देखो अब यही पूछ रहा है कि वर्गाकार प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ के मध्य षष्ठभुजाकार प्रिज्म रखा है, मतलब स्क्वायर प्रिज्म पर क्या स्क्वायर प्रिज्म हेक्सागोनल प्रिज्म रखा है। गलत जवाब। देखो स्क्वायर प्रिज्म है और ये क्या है, चित्र ध्यान से देखिए, स्क्वायर प्रिज्म है और ये हेक्सागोनल पिरामिड है। तो देखो प्रिज्म पे पिरामिड रखा है, तो देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये देखो स्क्वायर प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ के मध्य एक षष्ठभुजाकार पिरामिड रखा है, मतलब स्क्वायर प्रिज्म पर हेक्सागोनल पिरामिड रखा है, यानी इसका डी जवाब सही है। ठीक है, ये जो स्क्वायर प्रिज्म है उसका जो ये पार्श्व पृष्ठ है, मतलब जो साइड इसका जो सरफेस है उस पर हेक्सागोनल पिरामिड रखा है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से आप ये क्वेश्चन देख के समझ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था, BSW थ्रेड के जो थ्रेड होता है उसके फ्लैंकों के बीच का कोण कितना होता है, 55 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए RH थ्रेड। देखो RH थ्रेड का क्वेश्चन आ गया। RH थ्रेड में चूड़ी किधर से चढ़ती है उतरती है। तो देखो RH थ्रेड में जो बोल्ट पर जो नट होता है वो आपको पता है ना कि RH थ्रेड में क्लॉकवाइज दिशा में चढ़ता है ना। हाँ, RH थ्रेड में क्लॉकवाइज दिशा में चढ़ता है, तो इसका यही होगा। ठीक है, तो बोल्ट पर नट के दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, आपको इंग्लिश में रहेगा तो आप समझ जाएंगे। तो RH थ्रेड में बोल्ट पर नट के दक्षिणावर्ती घूर्णन से चूड़ी चढ़ती है। ठीक है, तो यही होगा आपका, मतलब जब हम लोग उसको नट को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब जाके वो चढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सब देखो, ये सब कैसे RH थ्रेड जो राइट हैंड थ्रेड होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, ये सब मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है। आप सीधे चाहेंगे कि क्वेश्चन देख के सब याद हो जाए तो नहीं याद होता है आपको, उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है थोड़ा उसको समझना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से। तो उसके लिए तो आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो स्क्वायर 50x5 चूड़ी से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी मतलब चूड़ी को ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया था ना। तो BSW मैट्रिक, देखो स्क्वायर ही तो होगा, वर्गाकार चूड़ी, ये SQ वर्गाकार को ही तो लिख के करते हैं। ठीक है, तो इस SQ 50x5 है तो ये वर्गाकार चूड़ी होगा, तो इसका ये ऑप्शन सही है। इसमें से जो मैं बता रहा हूँ इनमें से एक दो क्वेश्चन तो रिपीट भी होगा, आप देखिएगा। ठीक है, ये देखो बोल्ट की लंबाई परिभाषित की जाती है। तो बोल्ट की लंबाई परिभाषित की जाती है बोल्ट की पूरी लंबाई जिसमें बोल्ट के शीर्ष की मोटाई सम्मिलित होती है। गलत है। देखो बोल्ट की लंबाई हम लोग केवल उसको कहते हैं जिसमें उसके शीर्ष की मोटाई सम्मिलित न हो, यानी ये वाला होगा। ठीक है, जो हेड की मोटाई जिसमें सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है, उसको छोड़ के ना जो सैंक होता है उसकी लंबाई को ना कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला होगा इसका जिसमें सम्मिलित नहीं होता है, तो दूसरा इसका सही जवाब है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है यदि D षष्ठभुजाकार शीर्ष वाले बोल्ट का नामित व्यास है, मतलब एक हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है जिसका D है। ठीक है, उसका जो नॉमिनल डाया है वो D है और उसका अक्ष क्षैतिज है, तो उसके पार्श्व दृश्य में, ठीक है, अक्ष उसका हॉरिजेंटल है, तो जब आप साइड व्यू उसका देखेंगे, पार्श्व में साइड व्यू, तो जो चैम्फर वाला सरफेस दिखेगा उसका व्यास कितना होगा। देखो कितना अच्छे से मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो जब आप बोल्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, तो
अब ये देखो, तो इसका जवाब क्या होगा? तो चैम्फर का आपको पता ही है कि ये वाला होता है 1.5D+3, ठीक है, तो इसका यही सही जवाब होगा, ठीक है, 1.5D+3। अच्छा, अब देखिए, अब कह रहा है स्क्वायर बोल्ट में चैम्फर चाप की त्रिज्या है, तो स्क्वायर बोल्ट में जो चैम्फर रेडियस होता है वो आपको पता है 2D होता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था 2D होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, एक वृत्ताकार धात्विक तथा धात्विक तवा, मतलब अब इंग्लिश में भरसक इसको प्लेट लिखा रहा था, तो एक सर्कुलर मेटेलिक प्लेट जिसके मध्य में छिद्र हो तो उसको क्या कहते हैं यार? उसको वाशर ही तो कहते हैं, ठीक है, वाशर कहते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब क्या है, एक चूड़ीदार छिद्र वाले दो अवयवों को जोड़ने के लिए उनके प्रयुक्त जोड़ने वाले अवयव को कहते हैं, ठीक है, मतलब दो अवयव, दो एलिमेंट हो और दोनों में चूड़ी लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसको किससे जोड़ते हैं? जोड़ने वाला जो अवयव या एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? दो तरफ चूड़ी लगा हुआ है तो उसको यार स्टड कहते हैं। स्टड में आपको बताइए दोनों तरफ चूड़ी होता है और फिर वो जोड़ देता है, ठीक है, तो स्टड होगा इसका सही जवाब, मैंने आपको बताया था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टड का प्रकार नहीं है? इसमें से ऐसा नाम बताओ जो स्टड का प्रकार न हो। जनरल स्टड, कंबाइन स्टड, कॉलर स्टड और स्क्वायर वर्गाकार गले वाला स्टड, ठीक है, स्क्वायर नेक स्टड। तो अब आप इसको बताइए तो कौन सा होगा? तो देखो, इसमें आपको पता ही है कि संयुक्त स्टड नहीं होता है, ठीक है, ऐसा तो मैं नहीं बताया हूँ, तो इसका होगा कंबाइंड स्टड, मतलब ये उसका प्रकार नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिए, एक रिविट, रिविट में आपको पता है एक ऊपर सैंक होता है, ठीक है, तो एक रिविट के सैंक का जो व्यास डाया दिया है वो डी दिया है, तो स्नैप मतलब रिविट का जो सैंक होता है ना, मतलब जो रिविट का जो छड़ होता है उसी को तो सैंक कहते हैं, तो रिविट के सैंक का डाया दिया है और ऊपर जो स्नैप हेडेड रिविट होता है ना, आपको बताया था ना रिविट कई प्रकार के होते हैं, तो जो स्नैप हेडेड रिविट है उसके शीर्ष की अक्षीय ऊंचाई, देखो देखो, तो स्नैप हेडेड रिविट जो होता है उसके शीर्ष की अक्षीय ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.7D होती है, आपको याद होगा ना। जैसे अब यहाँ पे चलेगा नहीं मेरा पेंसिल, ऐसे रिविट होता है ना, ठीक है, एक सेकंड को बताता हूँ। देखिए, रिविट इस तरह का होता है ना, ऐसे करके और फिर ऐसे, तो आपको ये जो सैंक होता है, ठीक है, जो सैंक होता है इसका डाया अगर डी होता है तो इसकी हाइट कितनी होती है? जो ये स्नैप हेडेड रिविट होता है तो 0.7D होता है, मैंने आपको अच्छे से ये बताया था, ठीक है, तो पढ़े रहेंगे तो सब कर ले जाएंगे। तो इसको मैंने मतलब आपको बताया ही था, और भी तरह तरह के जो रिविट होते हैं सबका मैंने बताया था, ठीक है, सबकी साइज वगैरह बताई थी, तो इसका 0.7D होगा। अच्छा, CSK शीर्ष रिविट, मतलब काउंटर संक जो हेडेड रिविट होता है उसका काउंटर संक का एंगल कितना होता है? तो उसका 60 डिग्री होता है, आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, फ्लैट हेडेड रिविट, देखो फ्लैट हेडेड रिविट, तो फ्लैट हेडेड रिविट के अगर सैंक का डाया डी है तो शीर्ष का व्यास 2D होता है फ्लैट हेडेड रिविट का, ठीक है, ये भी हो गया आपका। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि ये किसका चित्र है? तो देखो, ये मतलब कौन सा चित्र है? यहाँ पे लिखा है वाम हस्त, माने लेफ्ट हैंड भी थ्रेड है कि राइट हैंड भी थ्रेड है कि लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड है? तो देखो, भी थ्रेड तो है, ये स्क्वायर तो नहीं है, भी थ्रेड है, ठीक है, और ये राइट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड है। आप इसको फिगर देखिए, मैंने आपको अच्छे से बताया था कैसे पहचाना जाता है, ठीक है, तो ये राइट हैंड मतलब ये दक्षिण हस्त वाला होगा, तो राइट हैंड भी थ्रेड का है ये, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, मशीन का अवयव जो घूर्णन करते हुए शाफ्ट को सहारा प्रदान करता है और मार्गदर्शन देता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है, घूर्णन करने वाले शाफ्ट को सपोर्ट कौन करता है? तो बियरिंग होगा, बियरिंग सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, खुली बियरिंग घूर्णन करते हुए उन शाफ्ट के सहारे के लिए उपयुक्त होता है, तो ओपन बियरिंग जो होता है ये आपका जाहिर सी बात है जिस शाफ्ट के सहारे के लिए उपयुक्त होता है, तो ओपन बियरिंग तो धीमी गति से घूर्णन करता है, ठीक है, तो ये मतलब तीसरा होगा, स्लो मोशन से होगा, ठीक है, तो ये होगा। और बुश बियरिंग के निकाय के में ऊपर काउंटर बोर शंख छिद्र का प्रयोग होता है, मतलब बुश बियरिंग में जो काउंटर बोर शंख होल होता है उसका काम क्या होता है? बुश के घूर्णन और संरक्षण को रोकने के लिए, बियरिंग को फिट करते समय किसी तरह का संरेखण रोकने के लिए, चूड़ी को कसने के लिए, स्नेहक को बनाए रखने के लिए। तो देखो, काउंटर बोर शंख होल जो होता है उसमें हम लोग चूड़ी ही कसते हैं, ठीक है, तो इसका 3 ही होगा, ठीक है, तो इसका तीसरा होगा। जब आप फिगर देखेंगे जो मैंने बताया था बुश बियरिंग का, तो आपको उसको समझ में आएगा। अच्छा, ये देखो, कार्टर जोड़ में लॉकिंग पिन का प्रयोग होता है और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कार्टर जोड़ में लॉकिंग पिन को कार्टर ही तो कहते हैं, तो इसका ये जवाब सही होगा, कार्टर। और गोलाकार छड़ को जोड़ने के लिए प्रयोग में आने वाले जोड़ को किस नाम से जानते हैं? मतलब दो अगर सर्कुलर शाफ्ट हैं तो उनको किस चीज़ से जोड़ा जाता है? जीब एंड कार्टर, फ्लैंज पाइप ज्वाइंट, स्लीव एंड कार्टर, टर्न बकल। तो मैंने आपको बताया था ये स्लीव एंड कार्टर होता है, ठीक है, स्लीव एंड कार्टर ज्वाइंट होता है। दो राउंड जो बार होते हैं
उनको जोड़ने के लिए स्लीव एंड कार्टर जॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका तीसरा सही होगा। तो चलिए ये 25 क्वेश्चन हमने आज देख लिया, ठीक है। और बाकी जो 50 क्वेश्चन आए थे जिसमें बाकी 25 क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो तो सबके लिए फ्री है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है, वो केवल ऐप पे ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और बाकी क्वेश्चन भी देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।